नमस्कार। मैं मगनदेव नारायण सिंह आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पे आज चर्चा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ जो विद्वत जन हैं, मेरे ठीक दाएं तरफ प्रोफेसर N.K. पांडे साहब शिक्षाविद हैं और ठीक उनके बगल में प्रोफेसर धर्मशिला प्रसाद जी, आप पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और मगध महिला कॉलेज की भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, समाज शास्त्र में गहन अध्ययन आपका है, इसलिए इनको भी इसमें शामिल किया गया है कि ये एक समाजशास्त्री के हैसियत से अमृत महोत्सव पर अपना विचार रखें। उनके दाएं तरफ सुनील सर्राफ साहब हैं, एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ के कई संगठनों का काम भी देखते हैं एक कानूनविद के हैसियत से। सबसे जो दाएं तरफ बैठे हैं वो हैं साहब ज़फ़र आज़मी साहब, पटना कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष हैं, उर्दू साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं, चाहे वो उसका गद्य हो या पद्य हो, दोनों में आपको महारत हासिल है। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर N.K. पांडे साहब से करना चाहता हूं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो अमृत महोत्सव हमारे आज़ादी का है, इसको किस रूप में ये देखते हैं। अमृत महोत्सव हम सब भारतवासियों को क्यों मनाना चाहिए। आज़ादी के बाद ये हमारा देश बड़ा गौरवशाली है कि अमृत महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हमें हुआ है। प्रोफेसर N.K. पांडे साहब। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए। हम लोग के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी योद्धाओं का जो अमृत है, जो उनके प्रेरणा का अमृत है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता और जो इतिहास है उसका जो अमृत है, उसको लेकर हमारी कल्पना है कि हम उसको लेकर अगले इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम अपने भारत देश को परम वैभव की ओर ले जाएंगे और स्वर्णिम भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। इसके लिए यह जो योजना है 75 महीने, इस 15 अगस्त 2022 से पहले 75 महीने शुरू किया गया। 2021 में जब हमारा दांडी मार्च साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने किया था, उसी दिन यह शुरू हुआ और इसका समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। मेन लक्ष्य हमारा जो है कि हम इस माध्यम से, अमृत महोत्सव के माध्यम से विभिन्न विभागों में, जैसे सब अभी ये पर्यावरण के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में कई कार्यक्रम बने हैं। जैसे तिरंगा, हम हर घर पर तिरंगा फहराएंगे, हम हर वृक्ष हर जिले में लगाएंगे। हमारा यह उसमें कार्यक्रम बने हुए हैं। हमारी ये कई संस्थाएं जो काम करती हैं, उनके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हम इसको लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सबको एक करेंगे। जो हमारी समता है इस समाज में, भारत देश में जो भी आया, इस धरती पर जो आया, जन्म लिया, इस धरती जो इस धरती में समाहित हो गया, वो हमारा है, हमारा एक है। विभिन्नताओं में हम एक हैं, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और सारी विषमताओं को दूर करके इस अमृत महोत्सव के माध्यम से परम वैभव की हम प्राप्त करेंगे और विश्व गुरु अगले 25 बरस में, 25 बरस का समय है कि हम ये 25 बरस में जब 100वां बरस हमारा पूरा होगा आज़ादी का, उस समय हम परम वैभव को प्राप्त कर लेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने किया था। धर्मशिला जी, आपसे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि समाज इस अमृत महोत्सव को किस रूप में लेता है। समाज को तो अभी बताना है हमें कि अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को ऐसे मनाएं जैसा कि विश्व में कोई और राष्ट्र इस तरह से नहीं मनाया। इस महोत्सव में ये बहुत अच्छी बात जो रखी गई है वो ये है कि स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन उस लड़ाई में
बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उस लड़ाई में नींव डाले, कुर्बानी दी, बहुत तरह से पार्टिसिपेशन किया, लेकिन उनका नाम इतिहास के किसी पन्नों में नहीं आया। आज़ादी महोत्सव जो अमृत महोत्सव है वो इसलिए भी किया जा रहा है कि वो जो लोग छूट गए हैं उनको हम उजागर करें, लोगों को बताएं कि वो कैसे थे, उनकी महान कृतियाँ कैसी थी, जिससे कि हमारा जो अभी का जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है, वो जाने कि हम राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित हों। ये अमृत महोत्सव संस्कार देने के लिए है कि देश प्रेम कैसा हो, देशभक्ति कैसा हो, हम राष्ट्रीय भक्ति से, देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाएं, हम अपने उपलब्धियों को जानें कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे जो पांडे जी ने जो कहा है विश्व गुरु की बात, कि उस दिशा में हम अग्रसर हो चले हैं। अब ज़रूरत है उन चीज़ों की को महिमा मंडित करें। जैसे आप देखिए कि अभी हम लोग ये बहुत कोरोना काल में हम लोग महामारी से इतने पीड़ित हुए, इस अवसर पर भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया और अपने देशवासियों के साथ साथ और राष्ट्र के लोगों को भी जान बचाई, उन्हें रक्षा सुरक्षा प्रदान किया। योग शास्त्र के माध्यम से विश्व में योग शक्ति की क्षमता को बताया कि कैसे एक व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रह करके अपने को मजबूत करके कैसे राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। इस तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये अमृत महोत्सव इसलिए भी है कि हम अपने कृतियों को जानें, समझें और विश्व गुरु के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। एक आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ें और इस तरह से इस अमृत महोत्सव का बहुमुखी आयाम है, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों। से आप देखिए कि हम आज़ादी के समय से लेकर के अभी तक, आज़ादी के पहले भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी आज़ादी में, लेकिन आज़ादी के बाद आप शीर्ष पद पर देखिए, पहले भी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं और अभी भी द्रौपदी मुर्मू एक उम्मीदवार के रूप में है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि, और वो भी आदिवासी महिला। तो हर क्षेत्र में दलित हो या आदिवासी हो या किसी भी वर्ग के हों, हमारा सहभाग सबका है, जो है कि सबका साथ सबका विकास। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सबको आगे लेके बढ़ें और राष्ट्र हित की बात करें, राष्ट्र की विकास की बात करें और आगे बढ़ते रहें। सुनील सर्राफ साहब, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें जो अधिवक्ता थे, वकील थे, कानूनविद थे, उनकी सहभागिता बड़ा जोरदार रही शुरू से ही। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी एडवोकेट ही थे, मोतीलाल नेहरू एडवोकेट ही थे। इस प्रकार कितना नाम लिया जाए, ये सारे लोग कानूनविद थे। इन्होंने क्या महसूस किया कि परतंत्रता में देश को हम क्या नहीं दे सकते हैं, हमारी जनता किस बात से विमुख रह जाएगी, इसलिए सबसे पहले कानूनविद लोग आगे आए। महात्मा गांधी जी का भी नाम लूँगा मैं कि वो तो अफ्रीका से ही आए, वहीं पर वो प्रैक्टिस करने गए थे वकालत, और यहाँ आके उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। आज के डेट में हमारा जो एडवोकेट वर्ग है, यह इस अमृत महोत्सव को किस रूप में लेता है और वो उसको क्या करना चाहिए इस अमृत महोत्सव में, उसका क्या दायित्व होता है? देखिए, जैसे कि आपने कहा और ये सच भी है कि एडवोकेट्स का आज़ादी से बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें देखिएगा कि अधिकतर कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। और ये सिलसिला सिर्फ आज़ादी के पहले का ही नहीं है, आज़ादी के बाद जब संसद में जब चुन के जो प्रतिनिधि जाते हैं उसमें भी देखिएगा अधिकाधिक संख्या आपको अधिवक्ताओं की ही मिलेगी। इवन एट प्रेजेंट जो पार्लियामेंट में भी अभी बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कि एडवोकेट हैं। इस देश में कानून का राज हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये
और लोगों को न्याय मिले, जो समाज का सबसे निचला तबका है वो किसी भी प्रकार अपने अधिकार से वंचित नहीं हो जाए, और देश में कानून का राज हो और लोगों को प्रॉपर न्याय मिल सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अधिवक्ताओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। जो संविधान, एक्चुअली हमारे भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश के लिए जो नीतियाँ बन रही हैं, जो भी चीज़ हो रही है वो संविधान के दायरे में हो, और इसे देखने का, इसे पालन करवाने का सबसे बड़ा एक तरह से जिम्मा आप समझ लीजिए कि अधिवक्ताओं पे ही होता है। कानून कैसे बनना चाहिए, कानून किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और वो क्या सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें अधिवक्ताओं का बहुत रोल रहा है। इसके अलावा सिर्फ मैं इसको एक लॉ पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़े सा इसको आगे की ओर ले जाता हूँ। मेरे लिए ये 75 वर्ष का जो दौर था, जो आज़ादी के बाद का जो भी हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये इसको एक लाइन में अगर फ्रेज किया जाए तो ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता का दौर था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारी स्थिति क्या थी? 2.8 लाख जीडीपी से आज 150 अप्रॉक्स 148 लाख करोड़ के जीडीपी पे हम लोग पहुंच गए। उस समय हम इवन अनाज के लिए दूसरे देशों पे निर्भर थे। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक शक्ति के रूप में हम उभरे हैं। लोग अब हमें देखते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में ये मानना शुरू कर दिया है कि ये आने वाले सालों में भारत विश्व के शीर्ष पे होगा, एक लीडर की भूमिका निभा रहा होगा। वैसे तो अभी भी हम निभा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी दुनिया हमें टॉप पे देख रही है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो 75 साल का जो दौर था, इसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया है। और प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव इसलिए भी है क्योंकि अब ये जो जनरेशन है, इसने वो आज़ादी का दौर नहीं देखा था, तो उन्हें ये याद दिलाना। आज़ादी का दौर नहीं, हमको आज़ादी के पहले का सॉरी गुलामी का दौर नहीं देखा था, वो संघर्ष नहीं देखा था कि कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस आज़ादी को लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आप इन चीज़ों से रूबरू नहीं होते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस को आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ये 75वां साल अमृत महोत्सव के तौर पे मनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि वो जनरेशन जो उन चीज़ों से पूरी तरह रूबरू नहीं थी, उनको रूबरू करवाया जाए कि कितने बलिदान, कितने शहादत के बाद हमें ये आज़ादी मिली है और इसको संभाल के रखना कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोगों की है कि इस आज़ादी को हम लोग कहीं ना कहीं संभाल के रखें। नहीं, गुलामी जब थी जी, जब हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, तब हमारे साथ क्या मजबूरियां थी, और अब जब आज़ादी मिल गई है तब हमारे पास किस बात की आज़ादी है? ये देखिए, गुलामी शब्द ही अपने आप में जो है इसकी विवेचना ही मुझे लगता है कि बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि गुलामी शब्द ही अपने आप में जो है बहुत पेनफुल चीज़ है। आप गुलाम हैं, जैसे आप एक पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दीजिए और एक पिंजरे पक्षी को आसमान में खुला छोड़ दीजिए, उस दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। गुलामी में ना तो आपकी अपनी सोच होती है, ना आपका अपनी विचारधारा होती है, ना आप अपने किसी भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज़ादी आपको आपके व्यक्तित्व, आपके हिसाब से आपको जीने का एक ये देती है, मुकाम देती है। आज़ादी तो हमें मिल गई जी, आज हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं जी। क्या इस आज़ादी का सदुपयोग हमारे देश की जनता कर रहे हैं सही माने में? देखिए, आज़ादी अपने आप में एक इंक्लूसिव टर्म है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं अब आप आज़ादी को हर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आदमी तो स्वतंत्र है, अब वो उसको किस तरीके से लेता है ये इस पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक डिबेट है, इट्स ए सोशल डिबेट। मैं इस सेंस में कानून के दायरे में आपसे जानना जी, बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। कानून के हिसाब से लोग कानून तोड़ने की आज़ादी समझते हैं। ये कानून बना दिया कि हमको इस कानून का पालन करना है, लेकिन हमारे जो यूथ हैं आज, वो उस कानून को तोड़ने में अपनी बहादुरी समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इस डाक बंगला चौराहे पर लाल बत्ती जल गई, ट्रैफिक को रुक जाना चाहिए, लेकिन एक बाइक सवार तेजी से आता है और पास कर जाता है। उस पार जाके जब वो क्रॉस करके पहुंचता है तब बड़ी जोर से अपना दोनों हाथ हमने पास कर लिया, कानून तोड़ दिया। उसको इस अमृत महोत्सव में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए,
एक आध इंसिडेंट्स हर जगह रहेंगे। उस ट्रैफिक, उस लाल बत्ती पे कम से कम 50 या 100 लोग खड़े रहते हैं, उसमें से अगर एक मोटरसाइकिल वाला निकल गया तो देखिए ये डिस्पैरिटी हर जगह रहेगी। एक आदमी निकल गया वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको वो जश्न मना रहा है उस पार जाके। देखिए समाज है, यहाँ पे सभी तरह के लोग रहेंगे। जस्ट एक आदमी के एक्ट को आप इन टोटलिटी में नहीं कह सकते हैं कि हम आज़ादी को जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग इस तरह के लोग मानसिकता के भी लोग हैं, लेकिन आप जब ओवरऑल इन टोटलिटी में देखिएगा तो कहीं ना कहीं महोत्सव पर उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश कि समाज, देश में जो भी नियम कानून है ये हमारा, हम अपने अधिकतर, देखिए हम हमारे साथ क्या है कि हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों से हम बहुत विमुख रहते हैं, जबकि ये सच्चाई यही है कि अधिकार हमेशा कर्तव्य के साथ आते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सबसे यही आग्रह होगा कि आज हम लोग आज़ादी का 75वां साल, मतलब इस साल हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। जो देश का कानून है, नियम है, एक दूसरे की सहूलियतें हैं, इसका हम लोग ध्यान रखें और कहीं भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम लोग शर्मिंदा महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात पर। जफ़र साहब, आप तो उर्दू के विद्वान हैं। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे हमारे उर्दू के शायर लोग, ये इनकी भी भागीदारी बड़ा महत्वपूर्ण रही है जी। कितने का नाम मैं गिनाऊं? आप जब बताएंगे तो आप खुद नाम गिनाएंगे कि उन लोगों की क्या भागीदारी रही है, वो परतंत्रता को किस दृष्टि से देखते थे और आज़ादी के जश्न में वो किस प्रकार शरीक हुए थे। देखिए, आज़ादी की जो लड़ाई रही या जो तहरीक चली थी मूवमेंट, उसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था। उसमें बग़ैर किसी तफरीक के हर मज़हब, हर धर्म, हर जाति, हर इलाके, हर प्रांत के लोग जोश खरोश के साथ उसमें लड़े, क्योंकि उन्हें मुल्क को आज़ाद करना था। तो उसमें जो भी जिससे बन पड़ा उसने अपनी तरफ से 100% उसमें देने की कोशिश की। हमारे मुल्क में साहित्यकारों, अदीबों और शायरों की संख्या हमेशा अच्छी रही है। हमारा बड़ा इस पर गर्व रहा है कि हम कल्चरल और लिटरेरी तौर पर एक बड़े देश के रहने वाले हैं और इसमें बड़े लोग रहते हैं। आज़ादी के वक्त जहाँ तन मन धन से लोग लड़ने वाले थे, वैसे ही अदीब और शायर जो थे, हिंदी के, उर्दू के, पंजाबी के, किसी भी ज़बान के, हर अदीब और शायर उस वक्त आज़ादी के मतवालों को जोश देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से नज़में लिख रहा था, कविताएं लिख रहा था। और इसमें हर ज़बान के लोग थे। इसमें उर्दू में तो बड़ी तादाद रही है, जोश मलिहाबादी जैसा शायर, फैज़ अहमद फैज़ शायर, मजाज, पंडित बरी नारायण चकबस्त, जगन्नाथ आज़ाद, इस तरह के बहुत सारे रहे हैं। राम बरसात बिस्मिल को आप जानते हैं, बिस्मिल अजीम आबादी हमारे यहाँ रहे हैं। और उर्दू शायरी ने तो, उर्दू अदब ने तो ऐसे नज़में, ऐसे कविताएं बहुत लिखी हैं जो आज तक पढ़ी जा रही हैं, आज तक उनसे हौसलों को गरमाया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये मशहूर शेर है, आज़ादी के वक्त लिखा गया है। इसी तरह से आज़ादी में जो नारा बहुत काम जिसने किया, इनकलाब का, जिंदाबाद का नारा, ये उर्दू के एक बड़े शायर हसरत मोहानी ने है, उन्होंने दिया था। तो उर्दू ही नहीं, मैं तो कहूँगा सभी ज़बानों के अदीबों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसीलिए आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री का विज़न देखिएगा, तो उन्होंने इसमें सारे लोगों को शामिल किया है। इसमें लिटरेचर के लोग भी हैं, इसमें साहित्य के लोग, इसमें कला के लोग भी हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसमें कभी कबीर दिवस भी मनाया जा रहा है, कभी निराला दिवस भी मनाया जा रहा है, कभी बहादुर शाह ज़फ़र को याद किया जा रहा है जो पहली आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने हाथ में लिया था कमान। इसी तरह से बहुत लोगों को इसमें याद किया जा रहा है और उनके नाम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और हमारी नई नस्ल को उनसे वाकिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। उन तक इतिहास जो है भारत का लिटरेचर के ज़रिए कैसे आगे बढ़ा है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, आज के लिटरेचर पर भी हम नज़र रखते हैं तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो थीम है, जिसमें है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत या हमारा आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं उनको भी आज के शायर भी अपनी शायरी में, अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में बढ़ चढ़कर पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे मुल्क का या हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का जो विज़न है, जो प्रधानमंत्री का विज़न है, वो आम लोगों तक पहुँचे। एक तरफ तो वो अपने राष्ट्र के, अपने मुल्क के जो आज़ादी का इतिहास है उसको जाने, और दूसरी तरफ उस इतिहास को समझते हुए अगले 25 वर्षों में हमें देश को किस तरफ ले जाना है, क्या एक्शंस करने हैं,
क्या हमें अचीव करना है और इस देश को विश्व गुरु के तौर पर 25 साल के अंदर कैसे स्थापित करना है, इसके लिए भी पैगाम दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था जब इसको गुजरात में 2021 में, तो उन्होंने बड़ी तफसील से सारा विज़न बताया था कि हम सिर्फ ये नहीं कि आज़ादी में अनसंग जो हीरोज़ हैं हमारे, उनका गुणगान करें, उनको याद करें, ये ज़रूरी है हम करें, क्योंकि उससे हमारी आने वाली नस्ल को पता चलना चाहिए कि हमारे बहादुर कौन रहे हैं, वो हीरोज़ कौन थे जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी दिया कि फ्रीडम स्ट्रगल को याद करते हुए कुछ रेजोल्यूशंस लें, कुछ तय करें और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाने के लिए हर व्यक्ति जहाँ तक हो सके उसमें पूरा पूरा योगदान करे। जब सब मिलकर बिला किसी तफरीक के, जाति पाति धर्म और प्रांत इलाका सब मिलकर के जब भारत की तरफ एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये भारत विश्व गुरु बन सकता है। पांडे जी से जानना चाहूँगा, पांडे जी, इस अमृत महोत्सव में स्कूल और कॉलेजों में किस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं जिससे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस अमृत महोत्सव की महत्ता को समझें और उस हिसाब से वो आगे आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में सहभागी बने। अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हमारे नागरिक, भारत की जनता इस देश को अपना घर समझे और घर को कैसे हम सजाते हैं, संवारते हैं, जैसे अब उस तरह से कार्यक्रम बनाए गए हैं। हम मेन उद्देश्य है कि हम जनता तक पहुंचाएं उसका इंस्पिरेशन, प्रेरणा कि हम कैसे बने। जैसे विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आपने कहा, वहाँ के बच्चों को हम बार बार ये उनको निबंध देंगे, क्विज कराएंगे, उस पर वार्ता होगी, खेल कूद होगी, वृक्षारोपण होगा। जैसे वृक्षारोपण करेंगे तो बच्चे समझेंगे कि देखो 75 साल 75 वृक्ष लगाने एक एक महाविद्यालय में, एक एक जिले में 75 गांव जलाशयों को ठीक करना है, जो समाप्त हो गया उसको फिर से बनाइए, निर्णय हुआ। इस माध्यम से जब हम लग जाएंगे 75 वृक्ष लगाना है एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में, हमारे बच्चे उसमें निबंध के माध्यम से जानेंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस से कौन अंडमान में पहला भारत की जो राजधानी, पहली राजधानी कही जाती है जो वहाँ झंडा फहराया, तिरंगा किसने फहराया, और हमारे जो तिलक जी हैं और महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर जी हैं, कौन थे, तात्या टोपे थे, झांसी की रानी, जो हम बहुत इस इतिहास के 75 साल में बहुत चीज़ नहीं पढ़ पाए। सो उनको इस माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को धीरे धीरे, बच्चे ही जो कल के भविष्य हैं, उनको जब हम ये प्रेरणा देंगे कि हम क्या चाहते हैं, अमृत महोत्सव के मतलब क्या है, हम अपने घर को सजाएंगे। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश पहली बार मंगल ग्रह पर गया और वहाँ स्थापित हो गया। दूसरे लोगों ने कितनी बार प्रयास किया, तो हमारा भारत कहाँ जा रहा है, तो क्यों उसमें हम कैसे कुछ करें कि विषमताओं को दूर करके हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत की चर्चा अभी ने आदमी साहब ने की। एक श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है कि हम सभी एक हैं, भाई बहन हैं, इस देश को लेकर चलेंगे। मेरा घर है, जब हम अपना घर समझे तो हमारे कॉलेज स्कूल के बच्चे जो हैं, जो आज बसों में आग लगाते हैं, रास्ता ब्लॉक करते हैं, जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको समझाना होगा। उसमें इस तरह के कार्यक्रम बनाने होंगे कि हम ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो उसे हमको अपने स्वयं खतरा है, उसे समाज को भी खतरा है, हमको खतरा है। उसको यह एहसास दिलाना है कई माध्यमों से, निबंध के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, कि तुम नियम देश के लिए, समाज के लिए बनता है। धर्मशिला जी, आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की सहभागिता भी बड़ा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रही है। पूरे देश में जो बड़े बड़े नेता थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नियों को इसमें आगे किया था। आज जो महिला महाविद्यालय है उसमें जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके बीच भी इस आज़ादी के महोत्सव का बीजारोपण हो सके कि वो भी इसकी महत्ता को समझें कि मेरा भी कोई दायित्व है, यह सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है, महिलाओं का भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए महिला कॉलेजों में क्या कार्यक्रम आयोजित की जानी चाहिए? महिला कॉलेज में ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्यक्रम तो कोई पुरुष और महिला के लिए अलग नहीं है। तब है कि वहाँ भी
कंपटीशन प्रतियोगिता रखा जाए, पेंटिंग प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, लेख कविता प्रतियोगिता हो, जिसके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को आगे रखें। और राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जिससे कि महिलाओं में, मैं समझ गया कि आप महिलाओं को भी चाहती हैं पुरुषों के समान भागीदारी हो। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, महिलाएं इस बात को समझें। एक चीज और हम सर्राफ साहब से जरा सा एक बार, चूंकि समय का अभाव है, हाँ, एक तो लाइन सर्राफ साहब से और फिर जफर साहब से अंत में मैं पूछना चाहूँगा। सर्राफ साहब, पहले आप बता दें कि कानून के क्षेत्र में क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। नहीं, अवेयरनेस मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान का मूल की आत्मा क्या है, और वो आत्मा कहीं से भी जो है आत्मा को चोट ना पहुँचे। जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, जो भी एक्ट बने, लॉ बने, वो संविधान के दायरे में बने। कानून सबके लिए है सबके। और सबको कानून का पालन करना जी, चाहिए। जफर साहब, मैं चाहता हूँ कि नौजवानों तक एक पैगाम ज़रूर जाए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारे संविधान की रूह है, आत्मा है, और हमारे वो हमारे देश की देश की विशेषता है। तो ये हाँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेश, जी फिर जी भी अपना एक अपना देश है। है। तो इस नौजवानों बात से को खास जीवंत तौर से ये करने की कहेंगे कि नौजवान आज इस अमृत महोत्सव में ये संकल्प करें कि वो चाहे जिस प्रांत से, जिस धर्म से, जिस भाषा से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो आपस में इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा जी, करें। आप कुछ कहना हाँ, चाहते हम थे? एक चीज़ पर जो कि हमने देखा भी है और खुद महसूस किया है कि जागरूकता के लिए बहुत कम लोग हैं जो संविधान की किताब को खोल के पढ़ेंगे। एक प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना की लड़ाई के समय मैं 7वें क्लास में पढ़ती थी, उस समय हम लोग जागरूकता के लिए गांव-गांव में नहीं तो 20-25 गांव में प्रभात फेरी किया था। 62 में हमने प्रभात फेरी किया था और गांव के लोग उमड़ के आते थे, हम लोग सारे बच्चे स्कूल के। आज भी अमृत महोत्सव में उस प्रभात फेरी का बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग सुबह उठते सोचता भाई किस चीज़ की बात हो रही है। सही बात है। तो इस चीज़ पर जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया है और मैं समझता हूं कि हमारे जो दर्शक आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो जान गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अमृत महोत्सव को कितनी महत्ता देके हम लोगों को मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।